बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में और इसके जो इश्यूज थे, एथिकल इश्यूज और इसके कोड ऑफ कंडक्ट्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। और साथ साथ में जो था हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसके डिसीजन मेकिंग में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो एथिकल स्ट्रक्चर कैसे कंट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट में। तो ये सारे हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टेक होल्डर्स की क्या क्या वो तरीके हैं और वो हमारे पास कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं, प्राइमरी क्या कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर कौन होता है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में ये डिस्कशन हमने की है। टुडेज लेसन इज अबाउट इमर्जिंग बिजनेस एथिकल इश्यूज। हमारे पास अभी इमर्जिंग बिजनेस में एथिकल इश्यूज कैसे आ रहे हैं और वो कौन कौन से वो एथिक्स इश्यूज हैं जो हमारे पास फेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हाउ टू रिकग्नाइज एन एथिकल इशू। क्या देखना है? हमने ये देखना है हाउ टू रिकग्नाइज एथिकल इशू। अब एथिकल इशू क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एन एथिकल इशू इज अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स थॉट, डिस्कशन और इन्वेस्टिगेशन टू मेक अ डिसीजन। सो मतलब क्या है कि एथिकल इशू एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप जो है प्रॉब्लम या आप किसी सिचुएशन को उठा लेते हो, उस पे फिर आप सोचते हैं, उस पे फिर आप डिस्कशन करते हैं और उस पे जो है आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उससे जो है आप क्या बनाते हैं, एक डिसीजन बनाते हैं। अब हमारे पास जो है न्यू एथिकल इश्यूज जो है वो इमर्जिंग हो रही है, कॉन्स्टेंटली हमारे पास जो है वो इमर्जिंग स्टेज में आ रहा है। और हमारे लिए ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है आजकल कि हमारा एथिकल इशू क्या है। कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को हम जब देख लेते हैं कि यार उसका स्टैंडर्ड ख़राब हो रहा है या वो जो है किसी वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते, तो उसके जो एथिकल इश्यूज है वो रिकग्नाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, और उसको देखने के लिए फिर आप क्या करते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, लोगों को बिठाते हैं अपने यहाँ, जितने भी हायर लेवल के लोग हैं उससे पूछते रहते हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे इथिकल इश्यूज जो है उससे अराइज होते हैं। और अगर आप इसको नहीं लेते मतलब सीरियसली, तो हमारे लिए ये फेलियर का बायस बन जाता है और ये हमारे लिए एक ग्रेट रिस्क भी बन जाता है। और उसको जो है किसी तरह आपने जो है ख़त्म करने की कोशिश जो है आपका, ये ज़रूरी है। ठीक है, और प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज में कैसे होती है और हमारा वहाँ पर जो है ज़्यादातर मकसद ये होता है कि किसी तरह हम हर चीज़ को जो है विन कर सकें, ताकि जो गेम हमने बनाया है ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो किसी भी हाल में किसी भी खर्चे पे जो है वो हम उसको विन कर सकें। ठीक है, अच्छा दोबारा बताता हूँ कि एथिकल इशू का क्या मतलब है, फिर उसमें जो है हमारे पास कौन कौन से इमर्जेंट जो है इश्यूज है, उसमें एथिकल इश्यूज है जो हमारे इमर्जिंग हो रही है कॉन्स्टेंटली। ये भी दोबारा मैं आपको बताता हूँ। एथिकल इशू क्या है, एक ऐसी सिचुएशन और ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपकी जो है थॉट, डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन इस्तेमाल हो जाए ताकि आप एक अच्छा अच्छा, तो एथिकल इशू में क्या रहा है, असल में ये नेटवर्क का मसला होता है, तो ये दोबारा फिर रिस्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मैंने क्या बता दिया कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आपकी थॉट, डिस्कशन और इन्वेस्टिगेशन जो है ये जो है शामिल हो ताकि आप जो है एक डिसीजन ले सकें। हमारे पास जो मैंने बता दिया कि हमारे पास न्यू एथिकल इश्यूज जो है वो इमर्ज हो रही हैं कॉन्स्टेंटली, और इसी तरह जो है इसको थोड़ा सा रिकग्नाइज करना मुश्किल होता है। और अगर आप इसको रिकग्नाइज ना कर सके तो ये फेलियर का बन जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा रिस्क बन जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है कि आप किसी तरह हर गेम को जो है किसी तरह मतलब जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का गेम होता है
आप किसी भी सिचुएशन पे जो है आप उसको विन करना चाहते हैं और उसके जो है हर हाल में जो है आप उसको लूज नहीं करना चाहते। ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ 2009 एंड 2007 को ये सर्वे हुआ है। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जो है हमारे पास ये ऑब्जर्व मिसकंडक्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन में आप कह सकते हैं कि फेलियर का बायस बन जाते हैं। कंपनी की रिसोर्स अब्यूज, इसी तरह अब्यूजिव बिहेवियर। तो 2009 में 22%, 2007 में 21%, इसी तरह लाइंग टू एम्प्लॉयज 19% और 2007 में 20%। ईमेल और इंटरनेट अब्यूज, इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फिर डिस्क्रिमिनेशन, lying to stakeholders, employee benefits violation, health and or safety violation, employee privacy breach, improper hiring practices, falsifying time or expenses, इसी तरह poor product quality या stealing जो है, ये कुछ वजूहात है जिसमें जो है आपका ये मिसकंडक्ट जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा बन जाता है और इसमें जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप एक रिस्क लेवल पे जाते हैं और आपको जो है आप प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं, ज़ाहिर बात है। और आपको जो है लॉस भी हो सकता है, आप ऑर्गेनाइजेशन में कम्पीट नहीं कर पाते। ठीक है। अच्छा, आते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं कि ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी क्या है। ऑनेस्टी जिसे कहते हैं जिसमें आपकी ट्रस्टफुलनेस और ट्रस्टवर्थीनेस आते हो तो वो ऑनेस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, दोबारा बताता हूँ। ऑनेस्टी क्या है कि आप में सच्चाई, ठीक है, और ट्रस्टवर्थीनेस हो तो आप वो हॉनेस्ट कहलाते हैं, या जो है आपकी हॉनेस्टी जो है आप कह सकते हैं कि यार ये बंदा हॉनेस्ट है। ठीक है। डिसऑनेस्टी क्या है कि लैक ऑफ इंटीग्रिटी, इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर और अनविलिंगनेस टू टेल द ट्रुथ। अब आपकी इंटीग्रिटी जो है वो लैक हो रही है यहाँ पर। आप जो चीज़ डिस्क्लोज कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है। किसी को बता रहे हो कि यार हमारा इतना जो है स्टॉक प्रीमियम वैल्यू है या इतना जो है हम डिविडेंड ऑफर कर रहे हैं और आप गलत बता रहे हैं, सो दैट बिकम्स क्या है, इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर। और इसी तरह आप अनविलिंगनेस है टू टेल द ट्रूथ, आप सच नहीं बता रहे हैं, तो ये भी डिसऑनेस्टी में आता है। अच्छा, अब इश्यूज कैसे अराइज होते हैं। जब इश्यूज ऐसे अराइज हो जाते हैं टू ऑनेस्टी, जब लोग ये परसीव करते हैं कि बिजनेस के कुछ ऐसे रूल्स हैं कि अपने वो रूल्स चलाते हैं, लोगों के नहीं सुनते। मतलब वो बिजनेस अपने रूल्स चलाएं और वो किसी के ना सुने। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जिसमें आपके ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं, आपके इट मीन्स के शेयर होल्डर्स हैं। तो अगर आप उससे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, आपकी डिसऑनेस्टी जो है यहाँ पे ज़ाहिर हो जाता है। आप क्यों छुपा रहे हैं, उसमें आपका कुछ गरज मकसद या कोई भी मकसद हो सकता है। लेकिन आप एक चीज़ जब छुपा रहे होते हैं तो आपका फिर वो ट्रस्ट लेवल जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो ट्रस्टवर्थीनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो जो है वो इन्वेस्टर अपना जो अमाउंट है वो निकालने की कोशिश करता है या अपने स्टॉक्स या शेयर्स बेच देता है, क्योंकि वजह ये होती है कि यार वो उसका ट्रस्ट लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो वो फिर उसमें जो है इन्वेस्टमेंट के लिए फिर वो प्लान नहीं करता। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट वो नहीं करता है। क्या कर रहा है, री इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर रहा है। फिर आते हैं हम थोड़ा सा फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय फेयरनेस। अब फेयरनेस का मतलब ये है द क्वालिटी ऑफ बीइंग जस्ट, मतलब आप जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्विटेबल एंड इम्पार्शियल। आपने जो अपनी वेल्थ है या आपका जो स्टॉक या डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब कोई प्रॉफिट है, किसी तरह आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, आप इक्विटेबल है, आप इम्पार्शियल है। ठीक है। अब इक्वलिटी का क्या मतलब है। इक्वलिटी का मतलब ये है कि आप किसी तरह वेल्थ मतलब दौलत और इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो वेल्थ से मुराद ये है कि आप जो चीज़ें
आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन में, या आपके पास स्टॉक है, या आपके पास जो भी है, तो जब आप एम्प्लॉयज़ को नहीं, आप जितने भी आपके पास शेयर होल्डर्स हैं, उसको जब आप कुछ दे रहे होते हैं तो आप खामखा जो है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब एक बंदे का जो है 1% शेयर है तो 1% शेयर के हिसाब से होता है, ठीक है? और अगर किसी का 2% है तो 2% के हिसाब से आप उसको देंगे। अब रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब है कि it occurs when an action that has a positive effect upon someone else is reciprocated। मतलब आपका एम्प्लॉयज या एक्सचेंज ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है, और उसको जो है आप बता देते हो। मतलब आप एक ऐसी, अगर आप कह सकते हैं यहाँ पर कि एक ऐसी सोशल साइकोलॉजी है जिसमें आपके नाम जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं इसी तरह पॉजिटिव एक्शन या विद अनदर पॉजिटिव एक्शन इसी तरह हो जाता है। और इसका जो है रिवार्ड काइंड एक्शन होता है, मतलब आप किसी तरह रिवॉर्ड अपने आप को वो कर रहे हो, ठीक है? तो ये रेसिप्रोसिटी कहलाता है। इसी तरह ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? द ट्रेड ऑफ बिटवीन इक्विटी द ट्रेड ऑफ बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी। मतलब आपका या तो इक्विटी पे जाना पड़ेगा या एफिशिएंसी के जाना। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक चीज़ को थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा कम करते हो, दूसरे पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है? तो ये ट्रेड ऑफ बन जाता है। मतलब आप एक चीज़ को थोड़ा-सा वो करते हो, कम करते हो ताकि आपका दूसरी चीज़ पे ध्यान ज़्यादा होता है। तो देख ये क्या कहलाता है? ट्रेड ऑफ कहलाता है। ऑप्टिमाइज़ेशन इस तरह होती है कि आप थोड़ा-सा एक चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो, तो औरों पे जो है थोड़ा-सा कम फ़ोकस रखते हो, ताकि आपका जो ऑर्गेनाइज़ेशन गोल है किसी तरह आप वो अचीव कर सकें। अब इंटीग्रिटी से क्या मुराद है? अब ये आपके वर्च्यूज़ के साथ जो है ज़्यादा रिलेटेड है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग वर्च्यू। अब आपने अनकम्प्रोमाइज़ रहना है किसी भी तरह एथिकल वैल्यूज़ पे, ये इंटीग्रिटी कहलाता है। कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये कह रहा है अनकम्प्रोमाइज़िंग एडहेरेंस टू एथिकल वैल्यूज़, किसी तरह आप जो है अनकम्प्रोमाइज़ करना है। मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने जो है एथिकल इश्यूज़ पे या वैल्यूज़ पे जो है आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने जो है अनकम्प्रोमाइज़ करना है। तो तब आगे जो है आपकी इंटीग्रिटी बन जाती है ऑर्गेनाइज़ेशन की, ठीक है? इसी तरह हमने पहले डिस्कस भी किया एथिकल इश्यू को, थोड़ा-सा दोबारा करते हैं कि एथिकल इश्यूज़ और इसके